कंवर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। ये बहुत सामान्य से सवाल हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा था, लेकिन 140 करोड़ के मुल्क का ये दुर्भाग्य है कि उसका सामूहिक विवेक इन सवालों के वो जवाब जानते हुए भी अंधा बना हुआ है। आज हम अखंड भारत जैसी चीज की बात कर रहे हैं जिस पे चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है, जो कि हम सब जानते हैं कि एक दिवा स्वप्न है, एक आत्मघाती स्वप्न है। ये न तो देश के लिए शुभ है और ना ही विश्व के लिए। आपकी टिप्पणी। देखिए मुकेश जी, मैं हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को संवैधानिक स्तर पर नहीं देख रहा हूँ कि संविधान के स्तर पर या एक लीगल एंटिटी के तौर पर पाकिस्तान जैसे इस्लामी राष्ट्र है वैसे हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। मैं उस लिहाज से नहीं देख रहा हूँ। मैं एक मानसिकता के लिहाज से देख रहा हूँ कि जो लोग सरकार में हैं वो इस राष्ट्र को क्या समझते हैं और क्या बनाना चाहते हैं। जो हम जो समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, मैं उससे अलग ये मानता हूं कि हम लोगों को लगभग तैयार कर दिया गया है कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं। श्रवण जी, ये तो उससे आगे की बात है, हिंदू राष्ट्र नहीं, ये तो अब अखंड भारत तक बात पहुंच गई है। मेरी बात सुनिए आप, कि अखंड जी भारत की जो बात कर रहे हैं 15 साल में कर रहे हैं, और संजय राउत उनसे कह रहे हैं कि आप 15 साल क्यों कह रहे हैं, आप तो 15 दिन और 2 साल कहिए। और फिर संजय राउत उनसे जो सवाल करते हैं कि उसमें आप पीओके को भी शामिल करिए और पाकिस्तान को भी शामिल करिए। तो अखंड भारत की जो कल्पना है आरएसएस की जो है, या आरएसएस के संस्थापकों की जो है, उसके हिसाब से तो 17 करोड़ लोगों का बांग्लादेश और 22 करोड़ लोगों का पाकिस्तान और 20 करोड़ लोग जो मुस्लिम हैं भारत के, ऐसे 60 करोड़ लोग भी अगर अखंड भारत में हैं, तो जो इनकी कल्पना का जो अखंड भारत है, जो कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वो कैसे बनेगा। तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं वो एक ऐसी चीज है जो आपने भी अपनी भूमिका में कही कि बर्मा का क्या होगा या श्रीलंका का क्या होगा, या मैं वो उसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो संभव नहीं है। कि ये एक जो इनके दिमाग में है, जो बना रहे हैं कि अफगानिस्तान में एक तालिबान हुकूमत है, पाकिस्तान में एक इस्लामी हुकूमत है, तो वो हिंदुस्तान में एक हिंदू हुकूमत को चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और बात वो जिस अखंड भारत की कर रहे हैं, वो अखंड भारत तो खैर हम जानते हैं कि वो कल्पना में भी नहीं आ सकता कि आप पुराने आर्यावर्त को, जिसमें कि अफगानिस्तान भी है, बर्मा भी है, श्रीलंका भी है, मतलब ईरान तक जो चीज़ें हैं, उसको कैसे आप अखंड भारत में लाएंगे। पर जो अखंड भारत ये बनाना चाहते हैं, जो आज दिख रहा है 15 साल में, वो ये बनाना चाहते हैं कि जो भारत है इस समय, मतलब आप पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लेंगे। क्या आप ऐसा मानते हैं क्या कि पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे या पीओके पर कब्जा कर लेंगे? हम कश्मीर को ही अपने साथ नहीं मिला सके। कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है, पर उसको हम नहीं मिला सके। क्या हम अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मिला पाए हैं? उनको आत्मीयता के साथ भारत के साथ जोड़ पाए हैं, या इस देश के नागरिकों के साथ जोड़ पाए? नहीं जोड़ पाए हैं। क्या दक्षिण भारत को जोड़ पाए हैं? दक्षिण भारत में क्यों एलिनिएशन है इतना? तो मैं ये मानता हूं कि जिस अखंड भारत की भागवत बात कर रहे हैं, वो अखंड भारत कुछ अलग किस्म का है, और वो एक राजनीतिक अखंड भारत की बात कर रहे हैं। वो भौगोलिक अखंड भारत की बात नहीं कर रहे हैं। और उस अखंड भारत के दम पर वो आगे के 15 साल 20 साल सत्ता में भाजपा के बने रहने की बात कर रहे हैं। तो ये मूलतः देश को विभाजित करने की बात है। मतलब अखंड भारत के नाम पर देश के और विभाजन की एक प्रक्रिया है। आप बनारस में जो हो रहा है कि ज्ञानव्यापी परिसर के समानांतर जो आप हनुमान चालीसा का अजान के टाइम पर जो पाठ है, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बनारस,
उसको क्या मानते हैं? उसको भी आप मानते हैं क्या कि अखंड भारत का हिस्सा है? तो आप कल्पना कीजिए कि जो मोहन भागवत के अखंड भारत की कल्पना है वो किस तरह की होगी। हरिद्वार में ही जी इन्होंने कहा, और हरिद्वार में ही पिछले दिसंबर में जिस तरह का वहाँ की धर्म संसद में आह्वान किया गया वो भी अखंड भारत है। तो हम किस अखंड भारत को मोहन भागवत की कल्पना के अखंड भारत के रूप में देखते हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मैं मतलब कितने लोग मोहन भागवत की अखंड भारत की कल्पना से हिंदू या इस राष्ट्र के लोग सहमत होंगे, जी उसमें अभी बहुत संदेह है, मुझे बहुत ज्यादा जी संदेह है। शिवा जी।